हेलो एवरीवन, क्लास 12 सीबीएसई विषय हिंदी पाठ संख्या 4 अतीत में दबे पाँव। डियर स्टूडेंट, पूर्व क्लास में हमने अब तक क्या पढ़ा? सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ा। सिंधु सभ्यता में मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों प्राचीन सिंधु सभ्यता के अवशेष हैं। मोहनजोदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है और हड़प्पा जो है वो पंजाब प्रांत में है। मोहनजोदड़ो विश्व का सबसे प्राचीन नियोजित शहर था। यह 200 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ था। संपूर्ण शहर वास्तुकला की दृष्टि से पूर्ण नियोजित था। वहाँ भवनों, बंद नालियों, विभिन्न वस्तुओं, मकानों के जो अवशेष मिले हैं उस काल को अत्यंत विकसित व संपन्न सभ्यता को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जो वहाँ के अवशेष अब देखने को मिले उससे ये पता चलता है कि वो अपने समय में बहुत ही ज़्यादा विकसित व संपन्न सभ्यता रही है। वहाँ पर लेकिन वहाँ आडंबर का अभाव, विकसित व संपन्न सभ्यता होने के बावजूद भी वहाँ के महलों व धर्मतंत्र के प्रतीक, मंदिर, मूर्तियाँ आदि में कोई दिखावा नहीं है। जबकि वहाँ पर राज व्यवस्था भी है, धार्मिक अनुष्ठान भी होते थे, लेकिन उनमें आडंबरों का पूर्ण अभाव था। देखिए, पुरातत्व विभाग के विभिन्न चिन्ह मिले। मोहनजोदड़ो में सिंध सभ्यता के जो भी चिन्ह मिले उससे ज्ञात होता है कि यह एक शिष्ट और विकसित सभ्यता थी। भवनों के अवशेष, भवनों का नियोजन, वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला आदि में जो सौंदर्य है उसमें वहाँ के समाज का बौद्धिक स्तर ज्ञात होता है। धातु व पत्थरों की मूर्तियाँ, मिट्टी व धातु के बर्तन, उन पर अंकित चित्राकली, सुनिश्चित मोहरें, खिलौने, आभूषण, सुदृढ़ अक्षरों वाली लिपिका तत्कालीन समाज की समझ के द्योतक हैं। ये सब चीज़ें फिर देखिए, ये पता चलता है कि वो अपने आप में एक अनुशासित सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता में सर्वत्र कला का साम्राज्य दिखाई देता है। वहीं पर भी ताकत व प्रभुता के प्रतीक चिन्ह नहीं पाए गए। किसी भी चित्रावली में राजा अथवा बलशाली व्यक्ति की चाटुकारिता या पूजा करते लोग नहीं दिखाई गए। वहाँ औजार तो मिले हैं पर हथियार नहीं। जो भी चिन्ह मिले हैं उनसे यही ज्ञात होता है कि यहाँ का समाज किसी राज शक्ति की ताकत से अनुशासित नहीं था, बल्कि स्वयं समझ से ही अनुशासित था। ठीक है बेटा, अब तक हमने यहाँ तक पढ़ा। इससे आगे देखिए, जॉन मार्शल ने मोहनजोदड़ो पर 3 खंडों का एक विशद प्रबंध छपवाया। उसमें खुदाई से मिली ठोस पहियों वाली मिट्टी की गाड़ी के चित्र के साथ सिंध में पिछली सदी के बढ़ती जा रही ठीक उसी तरह की बैलगाड़ी का भी एक चित्र प्रकाशित है। तस्वीर से उन्होंने एक सतत परंपरा का इजहार किया। हालांकि कमानी या आरे वाले पहिए का आविष्कार बहुत पहले हो चुका था। जब मैं छोटा था हमारे गांव में भी लकड़ी वाले ठोस पहिए बैलगाड़ी में जुड़ते थे। दुल्हन पहली दफ़ा इसी बैलगाड़ी से ससुराल जाती थी। बाद में हमारे यहाँ भी बैलगाड़ी में आरे वाले पहिए जुड़ने लगे। अब तो उसमें जीप के उतारू पहिए लगते हैं। हवाई जहाज के उतारू पहिए बाजार में आने के बाद ऊंट गाड़ी का भी आविष्कार हो गया। रेगिस्तान के जहाज से हवा के जहाज का यह ऐतिहासिक गठजोड़ा है। हालांकि कहना मुश्किल है कि दुल्हन की सवारी के रूप में बैलगाड़ी या ऊंट गाड़ी अब वहाँ कभी इस्तेमाल होता होगा। हमारे मेज़बान ने ध्यान दिलाया कि मोहनजोदड़ो का जो अजायब घर, म्यूज़ियम देखना अभी बाकी है। खंडरों से निकलकर हम साबुत इमारत में आ गए, लेकिन प्रदर्शित सामान आपको खंडरों से निकल आने का एहसास होने नहीं देता। अजायब घर छोटा ही है, जैसे किसी कम्बाई स्कूल की इमारत हो।
सामान भी ज़्यादा नहीं है। अहम चीज़ें कराची, लाहौर, दिल्ली और लंदन में हैं। यूँ अनेक मोहनजोदड़ो की खुदाई में निकली पंजीकृत चीज़ों की संख्या 50,000 से ज़्यादा है, मगर जो मुट्ठी भर चीज़ें यहाँ प्रदर्शित हैं, पहुँची हुई हैं, सिंधु सभ्यता की झलक दिखाने को काफ़ी हैं। काला पड़ गया गेहूँ, तांबे और कांसे के बर्तन, मोहरे, वाद, चाक पर बने विशाल मृंग भांड, उन पर काले भूरे चित्र, चौपड़ की गोटियाँ, दिए, मापतोल, पत्थर, तांबे का आईना, मिट्टी की बैलगाड़ी और दूसरे खिलौने, 2 पाटन वाली चक्की, कंघी, मिट्टी के कंगन, रंग बिरंगे पत्थरों के मनकों वाला हार और पत्थरों के औजार। अजायब घर में तैनात अली नवाज जताता है कुछ सोने के गहने भी यहाँ हुआ करते थे। ये चोरी हो गए। एक खास बात यहाँ कोई भी महसूस करेगा, अजायब घर में प्रदर्शित चीज़ों में औजार तो हैं पर हथियार कोई नहीं। देखिए, मोहनजोदड़ो के अजायब घर में औजार जरूर रखे हुए हैं, लेकिन वहाँ पर कोई भी हथियार नहीं है। लेकिन हथियार एक समूची सिंधु सभ्यता में हथियार उस तरह कहीं नहीं मिले जैसे किसी राजतंत्र में होते हैं। इस बात को लेकर विद्वान सिंधु सभ्यता में शासन या सामाजिक प्रबंध के तौर तरीकों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ अनुशासन जरूर था, पर ताकत के बल पर नहीं। वे मानते हैं कोई सैन्य सत्ता शायद यहाँ न रही हो, मगर कोई अनुशासन जरूर था जो नगर योजना, वास्तुशिल्प, मोहर, ठप्पों, पानी या साफ सफाई जैसी सामाजिक व्यवस्थाएं आदि में एक रूपता तक को कायम रखे हुए था। दूसरी बात जो सांस्कृतिक धरातल पर सिंधु घाटी सभ्यता की दूसरी सभ्यता से अलग ला खड़ा करती है, वह है प्रभुत्व या दिखावे के तेवर का नदारद होना। दूसरी जगहों पर राजतंत्र या धर्मतंत्र की ताकत का प्रदर्शन करने वाले महल, उपासना स्थल, मूर्तियाँ और पिरामिड आदि मिलते हैं। हड़प्पा संस्कृति में न भव्य राजप्रसाद मिले, न मंदिर, न राजाओं महंतों की समाधियाँ। यहाँ के मूर्ति शिल्प छोटे हैं और औजार भी मोहनजोदड़ो के नरेश के सिर पर जो मुकुट है शायद उससे छोटे सिर पेच की कल्पना भी नहीं की जा सकती। और जो और न उन लोगों की नावें बनावट में मिस्र की नावें जैसी होते हुए भी आकार में छोटी रही। आज के मुहावने में कह सकते हैं वे लो प्रोफाइल सभ्यता थी, लघुता में भी महत्ता अनुभव करने वाली संस्कृति। लघुता में भी महत्ता का अनुभव करना। मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर ही नहीं, उसी साधनों और व्यवस्थाओं को देखते हुए सबसे समृद्ध भी माना गया है। फिर भी इसकी संपन्नता की बात कम हुई है, तो शायद इसलिए ही उसमें भव्यता का आडंबर नहीं है। दूसरी वजह यह भी है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा पिछली सदी में ही उद्घाटित हो सके। उसकी अनबूझ लिपि अभी भी सारे रहस्य अपने में छिपाए हुए हैं। सिंधु घाटी के लोगों में कला या सुरुचि का महत्व ज़्यादा था। वास्तुकला या नगर नियोजन ही नहीं, धातु पत्थर की मूर्तियाँ, मृदंग, भांड, उन पर चित्रित मनुष्य, वनस्पति, पशु पक्षी की छवि, सुनिर्मित मोहरे, उन पर बारीकी से उत्कीर्ण आकृतियाँ, खिलौने, केश विन्यास, आभूषण और सबसे ऊपर सुदृढ़ अक्षरों का लिपि रूप सिंधु सभ्यता को तकनीक से ज़्यादा कला से जाहिर करता है। एक पुरातत्ववेत्ता के मुताबिक सिंधु सभ्यता की खूबी उसका सौंदर्य बोध है, जो राज पोषित था, धर्म पोषित न होकर समाज पोषित था। शायद इसलिए आकार की भव्यता की जगह
उसमें कला की भव्यता दिखाई देती है। अजायब घर में रखी चीज़ों में कुछ सुइयाँ भी हैं। खुदाई में तांबे और कांसे की जो बहुत सारी सुइयाँ मिलती थी। काशीनाथ दीक्षित को सोने की 3 सुइयाँ मिली, जिनमें 1-2 इंच लंबी, या समझ गया कि ये बारीक बारीक कशीदेदारी में काम आती होगी। याद करें, नर्तकी के अलावा मोहनजोदड़ो के नाम से प्रसिद्ध जो दाढ़ी वाले नरेश की मूर्ति है, उनके बदन पर आकर्षण गुलकारी वाला दुशाला भी है। आज छापे वाला कपड़ा अजरक सिंध के खास पहचान बन गया है, पर कपड़ों पर छपाई का आविष्कार बहुत बाद का है। खुदाई में सुइयों के अलावा हाथी दांत और तांबे की सुइयां भी मिली। जानकार मानते हैं कि इनसे शायद दरियां बुनी जाती हैं। हालांकि दरी का कोई नमूना या साक्ष्य हासिल नहीं हुआ है, यह शायद कभी हासिल न हो, इसलिए मोहनजोदड़ो में अब खुदाई बंद कर दी गई है। सिंधु के पानी के रिसाव के क्षार और दलदल की समस्या पैदा हो गई। मौजूदा खंडर को बचाकर रखना ही अब अपने आप में बड़ी चुनौती है। ठीक है बेटा, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, देखिए इसमें किस तरीके से लेखक ने इस पाठ में सिंधु घाटी की नगर तथा वहाँ की जल व्यवस्था के बारे में बताया। सिंधु घाटी की नगर योजना को देखकर आधुनिक विद्वान जो थे वो दंग रह गए थे। वहाँ के भवनों, वहाँ की नाली गलियों आदि का निर्माण, स्नानागार, वहाँ के पानी की निकासी आदि की व्यवस्था जिस ढंग से की गई थी, वैसी कई स्थानों पर आज भी नहीं है। वहाँ की जल के बारे में हम सिंधु घाटी सभ्यता की जल संस्कृति कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पानी की निकासी, नदी, कुएं, स्नानागार आदि की बेजोड़ व्यवस्था भी मोहनजोदड़ो के कुओं के बारे में विद्वान कहते हैं कि वह विश्व की पहली ज्ञान संस्कृति है जो कुएं खोदकर भूजल तक पहुंची। ठीक है, दूसरा हमने यहाँ पे क्या देखा कि धार्मिक नियमों में मोहनजोदड़ो जो था धार्मिक नियमों में बंधा था। उन पर नियमों का पालन करने के लिए उनके स्वर्ग व नरक की धारणा थी, इसलिए इन पर ताकत का अनुशासन नहीं बल्कि स्वतः समझ का अनुशासन था। सौंदर्य प्रेमियों में अनुशासन के लिए ताकत की आवश्यकता नहीं होती थी। स्वयं एक सभ्यता व शिष्ट समाज का प्रतीक थी। सिंधु घाटी में खुदाई से प्राप्त अवशेषित जो मिले उनसे क्या पता चलता है, सबसे पुराना नियोजित शहर। ठीक है, मोहनजोदड़ो की स्थिति के बारे में बताया। विद्वानों का मानना था कि ये काफ़ी घाटी सभ्यता का केंद्र रहा होगा। यहाँ शासन, विद्या, धर्म व कला का केंद्र रहा होगा। ऐसा लगता है कि आज से 5000 वर्ष पूर्व यह नगर आज के महानगर से भी बढ़कर रहा होगा। ठीक है बेटा, ये सब हमने इस चैप्टर में पढ़ा। मोहनजोदड़ो के बारे में बताया, वहाँ की जो दोनों मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के बारे में बताया। ठीक है, मोहनजोदड़ो की स्थिति के बारे में बताया, वहाँ क्या क्या अवशेष मिले, ये नगर कैसे नियोजित नगर माना जाता था। ठीक है, फिर मोहनजोदड़ो के बारे में बताया कि वहाँ पे कि सिंधु सभ्यता का ही एक अंग है, परंतु यह उस सभ्यता का केंद्र अपितु ये उस सभ्यता की राजधानी भी रहा। यहाँ जो अवशेष प्राप्त हैं वे सब उन्नत समाज की ओर इंगित करते हैं। इसमें भवनों व सड़कों का विस्तार अपेक्षाकृत अधिक है। ठीक है बेटा, तो देखिए अतीत में दबे पाँव के आधार पर मोहनजोदड़ो की सड़कों व गलियों पर निबंध लिखिए। इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। अतीत में दबे पाँव के आधार पर मोहनजोदड़ो की सड़कों व गलियों पर एक लेख लिखिए। अब देखिए सड़कों और गलियाँ, मोहनजोदड़ो में पूरे शहर में सड़कों व गलियों का जाल बिछा हुआ था, जिन्हें आज भी भली भांति देखा जा सकता है। यहाँ की सारी सड़कें सीधी या आड़ी हैं। यहाँ के सड़क नियोजन से आजकल के वास्तुकारों में भी प्रेरणा ली है। चंडीगढ़, जयपुर, इस्लामाबाद के सेक्टर
वहाँ से मिलते जुलते हैं। प्रत्येक क्षेत्र में सड़कों व गलियों की व्यवस्था आवश्यकता के अनुरूप की गई है। सड़कों वहाँ पर लंबाई चौड़ाई की दृष्टि से कई प्रकार की सड़कें हैं। बड़ी सड़कों की चौड़ाई 33 फीट, जिसमें 2 बैलगाड़ियाँ एक साथ आ जा सकती हैं। ये बाजार के मुख्य स्थानों को जोड़ती हैं। छोटी सड़कें अधिक हैं जो बस्तियों में पहुँचती हैं। इनकी चौड़ाई क्षेत्रानुसार अलग अलग है। सड़कों तथा गलियों में निर्मित घर। मोहनजोदड़ो की सड़कों व गलियों में व्यवस्थित घर बने हुए हैं। मुख्य सड़क की ओर घरों की पीठ है। बस्ती के अंदर छोटी छोटी सड़कें व गलियां निर्मित हैं। घरों के दरवाजों के अंदर गली की ओर खुलते हैं। सड़कें व गलियों के दोनों ओर ढकी हुई नालियां हैं। ठीक है, ये सब हमने इस लेसन में पढ़ा। ये सब चीज़ें आपको मैंने समझाई। ठीक है बेटा, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। जितना भी आपको पढ़ा है इसकी रीडिंग लगा लेना। कोई भी डाउट हो अपने डाउट ज़रूर क्लियर करना। ओके बेटा, थैंक यू।